नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान नवभारत टाइम्स से और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक बहुत ही युवा प्रतिभाशाली फिल्म मेकर और लेखक। कहते हैं कि कला कभी किसी की मोहताज नहीं होती है, किसी ट्रेनिंग की या फिर किसी कहते हैं ना कि उसको सिर्फ एक मंच मिलना चाहिए होता है और वो मंच मंच ही नहीं, एक विश्व पटल का एक बहुत ही भव्य मंच मिलने जा रहा है रोहन कानावड़े को। मैं सही नाम आपका प्रोनाउंस कर पा रही हूँ ना? यस। मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही हम सभी के लिए बहुत ही गर्व और बहुत खुशी की बात है कि साउथ एशिया से इस साल पहली फिल्म जा रही है, वो भी मराठी फिल्म। वो है रोहन कानावड़े की जो फिल्म है बोंडा साबर बोंडा। साबर बोंडा, जिसका मतलब होता है ये जो कैक्टस, उसके फल को जो हाँ। कैक्टस कहते हैं कि कैक्टस तो बेचारा, कैक्टस को ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही रूखा फल होता है। बहुत सारे लोग कैक्टस को एक अलग तरह से देखते हैं, लेकिन हमने देखा है कि बीते वक्त में सोच में भी बदलाव हुआ है। लोग अपने घरों में बहुत कैक्टस रखने लगे हैं और कैक्टस का फल तो ये जो है बोंडा साबर, साबर ये बोंडा। वो इस फिल्म का ये अनुवाद है। और ये हमारे, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि साउथ एशिया से एकमात्र फिल्म, और वो भी एक मराठी फिल्म, हमारे देश का वहाँ पर एक प्रतिनिधित्व करेगी। तो ऐसे फिल्म के निर्देशक और लेखक रोहन जी का मैं बहुत दिल से स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू, थैंक यू। तो जैसा होता है, एक परंपरा है कि हम इस फिल्म के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन मैं थोड़ा सा इस इंटरव्यू को देखने और सुनने वालों को आपके बारे में, थोड़ी सी आपकी पृष्ठभूमि के बारे में मैं जानना चाहूँगी। ओके। जी। सो मैं जो सीखा है मैंने वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, बट वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते करते फिल्म मेकिंग एक्सप्लोर करना चालू किया। और वो एक्चुअली फिल्म मेकिंग और रैदर फिल्म बचपन से मुझे इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे पिताजी हमें हमेशा सिनेमा हॉल में जाके ही फिल्में दिखाते थे। तो मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था तो मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट जागा फिल्मों में प्रोजेक्टर के वजह से। मुझे प्रोजेक्टर देखना था। ओके। ठीक है, जब मैंने मेरे डैड को पूछा था कि ये क्या बड़ा टीवी है क्या, हाँ उन्होंने हाँ बोला हाँ। नहीं ये टीवी नहीं है, और उन्होंने सब बताया ये स्क्रीन है, पीछे प्रोजेक्टर होता है। और वो जब मैंने पीछे देखा तो पीछे वो जो छोटी छोटी खिड़कियाँ होती थी थिएटर के, उसमें से वो जो एक लाइट आ रही है रोशनी वो। आती है। सो मुझे उधर जाके देखना था ये प्रोजेक्टर मतलब होता क्या। उन्होंने मुझे समझाया था पर मुझे समझ में आ नहीं रहा था कि वो एग्जैक्टली मतलब होता क्या है। तो मुझे हमेशा जब सिनेमा हॉल में हम लोग जाते थे तो मुझे प्रोजेक्टर रूम में जाना होता था, तो वहाँ से मेरी दिलचस्पी उसमें शुरू हुई। उसके बाद जब जुरासिक पार्क फिल्म जब आई थी, तभी जो उस फिल्म का जो साउंड था, तो मुझे साउंड में इंटरेस्ट आने लगा। और जब मैं चौथी कक्षा में था तब मैंने मेरा खुद का स्लाइड प्रोजेक्टर बनाया था घर ओह पे। वाओ। मैंने फिल्म स्ट्रिप में जमा करता था और उसका यूज़ करके मैंने स्लाइड प्रोजेक्टर बनाया था। फिर जब मैं 10वीं में था तो हमको जो मराठी सब्जेक्ट में एक लेसन जो था वो एक नॉवेल से लिया हुआ था, और जब वो मैंने पढ़ा था तो वो इतना सिनेमैटिकली लिखा हुआ था कि मुझे सब इमेजेस फिल्मों की तरह दिख रहे थे पढ़ते पढ़ते। एंड क्या थी, तभी मतलब क्या था उस शीर्षक कहानी का? वो स्टोरी एक लेबरर की थी, जिसका काम छूट जाता है और उसको बाद में पता चलता है कि गांव के स्मशान में जो बॉडी जलती है उस बॉडी के अंदर सोना होता है। तो वो रात को फिर जाके वो निकालना और उससे अपनी ज़िंदगी गुजारना, उसके बारे में थी। सो तो वो जब मैंने पढ़ा वो मैं इतना इंस्पायर हो गया था कि मैंने फिर लिखना चालू किया। तो मैं अच्छा। शॉर्ट स्टोरी लिखना चालू किया था। वो बहुत बुरी थी उस वक्त की शॉर्ट स्टोरीज़, पर मेरे फ्रेंड्स को अच्छी लगती थी तो इसके लिए मैं लिखता रहता था। और जब मैं 10वीं ख़त्म हुआ तब मेरे डैड के जो बॉस थे उन्होंने मतलब हमको पता नहीं था करे क्या अभी 10वीं के बाद। तो उन्होंने बोला कि अब तुम्हारा ड्राइंग अच्छा है तो तुम इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर लो। तो मुझे वो भी नहीं पता था वो क्या होता है। सो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे होता है। मिला ठीक है चलो करते हैं। तो ऐसे करके हम लोगों ने इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर लिया। फिर मैं जॉब करने लगा, और जब जॉब कर रहा था तभी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि कंपटीशन है शॉर्ट फिल्म बनाने का, तुम्हारे पास बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ है तुम्हारी, हम लोग एक उसमें से लेते हैं और उसके ऊपर फिल्म बनाते हैं। तो हम लोग ही सब ऑफिस के फ्रेंड्स सब मिलके नोकिया मोबाइल मतलब फ़ोन फ्रेंड्स पे। फंडिंग करके, क्राउड फंडिंग फंडिंग। तो कुछ था ही नहीं, मतलब हाँ फ्रेंड्स ही थे। और एक हाँ। फ्रेंड के पास नोकिया का वो लेटेस्ट फ़ोन था जिसमें 1.5 मेगापिक्सल का कैमरा था, बिकॉज ये 2007 की बात है। तो उसका यूज़ कर कर हम ही सब फ्रेंड्स थे और हम लोगों ने ही कर लिया। बट वो क्या हुआ कि वो फिल्म बनी नहीं, बिकॉज जब भी हम लोग एडिटिंग करने के लिए फ्रेंड के घर पे उसके कंप्यूटर पे बैठते थे वो क्रैश हो जाता था, तो वो एडिटिंग कभी ओह। ख़त्म हुई ही नहीं।
पर वो प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग थी और मुझे और दिलचस्पी आने लगी, तो मैंने उसके बाद वापस एक फ़िल्म बनाई। उसमें मैंने मेरे मॉम और डैड को बोला एक्टिंग करने के लिए, और एक दो मेरे गली के जो फ्रेंड्स थे उनको मैंने बोला तुम आओ और तुम करो। वो भी तभी भी मैंने मेरे एक फ्रेंड से फ़ोन लेके शॉर्ट फिल्म बनाई थी, और उसके बाद मैं बनाते गया। ऑफिस से जब भी घर पे आता तो लिखता रहता था और क्या आगे बनाना है वो सब सोचता था और बनाता था। तभी मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि मतलब मुझे ऐसे दिख रहा है कि तुमको तुम्हारा करियर चेंज करना है, तुमको ये करना है तो ठीक है करो, पर पैशन से करो, है ना, ऐसे ही टाइम पास के लिए कुछ मत करो। और उन्होंने जब वो पहला सपोर्ट जो उनका था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बिकॉज जब उन्होंने अपना पहला जॉब चालू किया था एज ए ड्राइवर, तो कुछ साल उन्होंने काम किया और उसके बाद उनको खुद के लिए काम करना था। तो जो कुछ उनकी सेविंग्स थी वो यूज़ करके उन्होंने एक कंपनी छोटी सी एस्टेब्लिश की जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक पार्ट्स बनाते थे। पर वो कुछ सालों के बाद वो कंपनी बंद करनी पड़ी और मेरे डैड डिप्रेशन में चले गए थे। और डिप्रेशन 1 साल तक वो डिप्रेशन में थे और उनके दिमाग में चल रहा था कि मुझे खुद के लिए काम करना था, इसलिए मैंने कंपनी बनाई, अभी मैं ये बंद करके वापस ड्राइविंग के लिए कैसे जाऊँ। पर फिर फैमिली थी, सो उनको करना पड़ा, उनको वापस ड्राइविंग चालू करना पड़ा। सो उनका वो जो एक्सपीरियंस था उसके बाद भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ठीक है नहीं तुमको करना है तुम करो, एक्सप्लोर करो। सो वो बहुत बड़ी, हाँ मुझे पता, मतलब उस वक्त मुझे इतना समझ में नहीं आया कि जब उन्होंने बोला तभी इतना, पर अभी आज मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तो तभी मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे माता पिता का। तो Exactly. थोड़ा ये भी जानना चाहूँगी कि मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपका जो पूरा एक चाइल्डहुड है वो स्लम में भी था। आपके मॉम हाउसवाइफ रही, फादर आपके ड्राइवर रहे, तो किस तरह का, मतलब क्या चैलेंजेस थे, क्या चुनौतियाँ थी बचपन में? क्योंकि मैं खुद बहुत ही एक हम्बल फैमिली से आती हूँ। मेरे फादर भी बहुत छोटे थे, हम 6 भाई बहन, मेरी मम्मी अनपढ़ थी और ट्रेन एक्सीडेंट में माहिम में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखा है। 8-8 10-10 महीने हमारे घर में खाना नहीं, बहुत मतलब उस तरह का। तो मैं समझ सकती हूँ कि तब जो चैलेंज होता है इनिशियल बचपन में, सपने वपने तो बहुत बाद में आते हैं, पहला चैलेंज होता है आपका खाना पीना, मेन जो आपकी मूलभूत चीज़ें होती है, रोटी कपड़ा और मकान। आपके लिए कैसा था वो पूरा पीरियड, स्लम्स में रहना, फादर आपके मतलब इस तरह से, मॉम हाउसवाइफ है, वो थोड़ा सा वो पीरियड भी मैं जानना चाहूँगी। मतलब ऑफ कोर्स डैड, मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, मतलब चौथी या तीसरी कक्षा में था, और तभी मुझे याद है मेरे स्कूल के फ्रेंड ना, एक दिन ऐसा था कि कुछ तो डैड के सैलरी के बारे में कुछ तो डिस्कशंस चालू हो गया और सब लोग उनके उस वक्त की सैलरी, मेरे डैड इतना कमाते चल रहा था। आई वाज लाइक ओके अच्छा। और मेरे डैड उस वक्त हार्डली 2000 उनको महीने का तभी मिलता था और उसमें उनको घर चलाना होता था। पर फिर भी वो सब करने के बाद भी पढ़ाई में, मतलब हमारे स्कूल के बुक्स हो, जो कुछ लगता है वो कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी मिल नहीं रहा है। कपड़े हो, खाना, वो सब। ऑफ कोर्स हम लोग का खाना मतलब ऐसा नहीं था जैसे मतलब आजकल में जिस तरीके का खाना का, तो मतलब घर का ही है, बट जितने मतलब वेजिटेबल्स अभी जितने तरीके के हम लोग खा रहे हैं तभी वैसा नहीं था। तभी लिटरली ऐसा था कि सुबह चपाती और एक हाथ सब्जी होती है और फिर शाम को सिर्फ दाल राइस, दैट्स इट। तो वही खाना, पर खाना होता था, ऐसा नहीं था कि हम लोग भूखे थे, वो सब नहीं होता था, क्योंकि डैड के लिए वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उनके बचपन में उनको ये सब नहीं मिला था। इसके लिए उनका ऐसा था कि मेरे बच्चों को ये सब मिले, तो वो हमेशा उसके लिए सब कुछ करते थे। कहाँ के? अंधेरी वेस्ट, अंबोली में। अच्छा, अंबोली से हैं। तो मेरे मतलब मैं DN नगर से हूँ और अंबोली के वहाँ पर ही हमारा स्कूल था। मैं BMC स्कूल से पढ़ी हूँ। अच्छा, तो दाऊद बाग। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स उस स्कूल में थे। हाँ, मैं BMC स्कूल से पढ़ी हूँ, दाऊद बाग से, इसलिए अंबोली वगैरह सबसे। मैं विद्या विकास में था। अच्छा, विद्या विकास में थे, वाह ग्रेट। देखा दुनिया कितनी छोटी होती है। जी जी हाँ। सो वो एक था, और दूसरी चीज़, मेरा ये फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट जो शुरू हुआ वो उनकी वजह से, बिकॉज वो उनके टाइम पे कभी थिएटर में जाके फिल्में देखने नहीं मिलती थी। तो उनके वक्त वो क्या जब गणेश चतुर्थी में जब रोड पे वो स्क्रीन लगा के दिखाते थे ना रात को, चटाई वटाई लेके सब लोग बैठ जाते थे, राइट। तो वो तभी वो फिल्म वैसे देखते थे। वो कितना एक्साइटमेंट होता था। ऐसा लगता था पता नहीं आज एक कुछ है ना, मतलब एक फेस्टिवल है। यस, एग्जैक्टली। और जब वो उन्होंने जॉब करना चालू किया तभी वो
चोरी छुप के जाते थे बिकॉज उनकी माँ को बिल्कुल अच्छा, एक बार तो मुझे उन्होंने बोला था कि उनका जब फर्स्ट सैलरी उनको मिला और उन्होंने खुद के लिए जब कपड़े लिए और जब घर पे गए तो उनकी माँ ने उनको बहुत जोरों का चाटा मारा। Obviously. So- ये तो वो जमाना भी बहुत अलग था। सो इसके लिए वो फिल्म देखने के लिए भी चुपके से जाते थे, घर पे बताते नहीं थे, बट हम लोग को वो हमेशा लेके जाते थे। इवन मेरी मम्मी बोलती थी कि जब मैं मेरी मॉम के पेट में था तब मेरे डैड उनको राम तेरी गंगा मेले दिखाने के लिए लेके गए। ओ मतलब जो फिल्मों का और वो जो कला का बीज है वो मतलब कहते हैं ना कि गर्भ से ही उसकी शुरुआत होती है। सही बात है, ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ये हम लोगों को बहुत अविश्वसनीय लगे लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से एक डेवलप हुआ। और मैं जितना पढ़ रही थी, आपका मैंने ब्रीफ पढ़ा, फिल्म के बारे में मैंने पढ़ा, ये आपके असल ज़िंदगी से भी प्रेरित है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आपकी अपनी एक यूनिक सेक्सुअलिटी है वो आपको कब पता चली? और उसके साथ होता ना कि कई बार जब हमारे सेक्सुअल प्रेफरेंसेस अलग होते हैं तो हमको अपने को लेकर एक डिसइल्यूजन आता है, कई बार हम अपने आप पर एक शक करते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि क्या है। हमारी पहली लड़ाई तो खुद से होती है एक व्यक्ति के तौर पर, क्योंकि जाहिर है हमको लगता है कि हम कुछ अलग हैं, हम कुछ यूनिक हैं, उसको स्वीकार करना उसकी भी एक लड़ाई होती है। तो वो आपके लिए कैसी रही? मतलब आप जो बोल रही एक लड़ाई है वो कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स है, मेरे लिए नहीं थी। वही मैं हमेशा सोचता हूँ, जब मैं छोटा था मैं कभी खुद को क्वेश्चन ही नहीं कर रहा था कि मैं ऐसा क्यों, और मुझे वो कब आता ही नहीं था दिमाग में। सो मेरे लिए वो खुद को एक्सेप्ट करना है, मुझे वो भी कभी हुआ नहीं। और बट मुझे पता है कुछ लोगों के लिए वो एक प्रोसेस होती है और बहुत लोगों को वो हार्डशिप से भी जाना पड़ता है, एक तो खुद को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर बाद में घर में एक्सेप्टेंस मिलना, वो सब कुछ लोगों के लिए होता है। मेरे लिए वो उतना था नहीं। और जब मैंने मेरे मॉम और डैड को भी बताया था, पहले मैंने मेरे डैड को बताया था 2013 में, और उन्होंने जब मैंने बोला, उन्होंने जस्ट बोला कि तुमको तुम्हारे बारे में पता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वही देखिए कितनी ग्रेट बात है और ये एक बहुत ग्रेट मैसेज है। मेरा ऐसा मानना है कि जब जो बच्चे हैं उनको अगर सबसे पहले उनके पेरेंट्स समझ लेना तो दुनिया के सारे झंझट ही खत्म हो जाए। एग्जैक्टली क्योंकि वो नहीं होते हैं ना तो वो बच्चों की स्ट्रगल बहुत बढ़ जाती है। एग्जैक्टली जी। और मेरे लिए कैसा था, जैसे मैंने बोला कि मुझे खुद को एक्सेप्ट करने के लिए भी कुछ चैलेंज है, तो बाद में ऐसा भी था कि मुझे कोई दुनिया से या सोसाइटी से एक्सेप्टेंस चाहिए भी नहीं है। मुझे मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं मेरे सिर्फ मॉम और डैड को बताऊं, दैट्स इट। तो मैंने जब डैड को बोला, इन्होंने इतना आसानी से एक्सेप्ट किया, पर उसके पहले मेरे दिमाग में डर बहुत था, बिकॉज जो कुछ उसके पहले मैंने स्टोरीज सुनी थी इसके बारे में वो तो हमेशा स्ट्रगल वाली थी, तो मैं बहुत डर रहा था। पर जब मैंने बोला, इमीडिएटली मेरे डैड ने बोला तुमको पता है तुम्हारे मेरे वो इतना ही काफ़ी है। मैंने बस हो गया। और इतना सरप्राइजिंग था मेरे लिए। और जब मैंने मेरी मॉम को भी जब बोला, वो भी ऐसा ही था, कुछ स्ट्रगल नहीं था। बोला अरे तो हम लोग ये कहानियाँ क्यों नहीं देखते, हम लोग सिर्फ स्ट्रगल की ही कहानियाँ अब तक क्यों देख रहे हैं। जब हम लोग ये वाली पॉजिटिव स्टोरीज भी अगर सामने लाएंगे तभी चेंजेस भी शायद से किसी और पर्सन को शायद से हेल्प भी हो सके, मे बी किसी और माँ बाप को उनके चाइल्ड को एक्सेप्ट करने के लिए हेल्प हो सकता है। और यही एंड मुझे लगता है ये बहुत सिंपल चीज़ें ही है कि मेरे मॉम एंड डैड के लिए ऐसा था कि वो अपने बच्चे से प्यार करते हैं और वो जो कुछ बच्चे की खुशी है वो उनकी खुशी है, इतना ही सिंपल था, उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। और मुझे लगता है अगर हम लोग इतनी ही सिंपल तरीके से चीज़ों का अप्रोच करें ना तो इतनी जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं ना वो नहीं होंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हमारी जो एक अलग यूनिक सेक्सुअलिटी है या जो एक LGBT कम्युनिटी को एक हम बहुत अलग नज़र से देखते हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा एक ह्यूमन एंगल से एक सिंपलिसिटी से देखें तो बहुत सारी जो उलझन है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो सोसाइटी में या स्कूल कॉलेज में या काम के दौरान कभी आपको आपकी सेक्सुअलिटी आड़े आई, कभी आपको उससे चैलेंज लेना पड़ा कि नहीं? नहीं, कभी स्कूल में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। लोग कहते हैं ना कभी बुलिंग हो जाते हैं, कभी उस तरह से। मेरे साथ नहीं हुआ, बट मुझे पता है मेरे स्कूल में जो दूसरे लड़के थे उनके साथ होता था। मुझे वो पता है। और मेरे साथ नहीं हुआ। और दूसरी बात, जब मैं काम करना एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर काम कर रहा था तभी मेरे 2 ऑफिसेस में मैंने मेरे बारे में बोला था। और अपेरेंटली वहाँ पे बॉसेस ने और मेरे फ्रेंड्स ने भी काफ़ी अच्छे से मुझे रिस्पॉन्ड किया था। कभी वहाँ पे भी कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैं जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं देखिए उन्हें बताना चाहूँगी कि
एक एक अलग नज़रिया, एक अलग तरह का समाज, एक अलग तरह के लोग भी हो सकते हैं। Exactly. क्योंकि आमतौर पे जब हम अपने समाज में देखते हैं या हम फिल्मों में देखते हैं, हम कहानियों में देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये इतना बड़ा टैबू है कि इसको आप कैसे, मतलब आप एक धारणा बना लेते हैं अपने मन में और उसी धारणा के तहत चलते हैं। लेकिन मुझे लगता है आपने अपनी फिल्म में ही नहीं, आपने असल ज़िंदगी में भी उस टैबू को, उस धारणा को तोड़ा है। और दूसरी बात मुझे ऐसे भी लगता है, जैसे मैंने मेरी इसके पहली जो शॉर्ट फिल्म जो बनाई थी वो भी सेक्सुअलिटी के ऊपर थी, और वो मैंने गांव में, वो मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने गांव में शूट की थी। ओह वाह। जब हम लोगों ने शूट किया तभी वहाँ पे गाँव वालों को हम लोगों ने बोला नहीं था ये क्या फिल्म है, पर जब हम लोग की फिल्म कंप्लीट हुई और हम लोगों ने यहाँ पे मैटरडेन में एक शो रखा था कास्ट एंड क्रू का, तो गाँव वालों को वो भूलाना ही था, तो वो सब पूरा बस करके गाँव आया था। और मेरा जो पार्टनर था वो बोला कि अभी ये लोग आए हैं, अभी ये लोग फिल्म देखेंगे और ये पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे, तभी तो उनको पता नहीं था हम लोग क्या शूट कर रहे हैं, अभी तो दिखने वाला है। तो मैंने बोला अभी जो है वो भी देख लेंगे। और जब फिल्म ख़त्म हुई तब वो गांव के जो टीचर थे स्कूल के, वो स्टेज पे आए और वो बोले कि जब ये लोग शूट कर रहे थे हमको पता नहीं ये लोग क्या शूट कर रहे हैं, क्या फिल्म है, और अभी आज जब हम लोगों ने देखा हमको बहुत गर्व हो रहा है कि आपने ये फिल्म हमारे गांव में शूट की और हमको चाहिए कि पूरा गांव ये फिल्म देखे। सो तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप एक स्टोरी किस हिसाब से बताते हो ना, उस पर भी निर्भर करता है, बहुत निर्भर होता है, बहुत और निर्भर फिर करता है। ऑडियंस कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर भी। जी। अगर मैं वही स्टोरी वापस ऐसे ही दिखाता, स्ट्रगल ही चल रहा है, वो औरत खुद को कोस रही है, तो फिर उनके पास भी वही मैसेज जाता है, पर मैंने वो डिफरेंट तरीके से दिखाने की कोशिश की, तो वो ऑडियंस के तरफ भी डिफरेंट तरीके से पहुंचा, पॉजिटिव तरीके से पहुंचा, और उन्होंने देखी फिल्म, बहुत सारे ऑडियंस ने वो देखी फिल्म, उनको अच्छा लगा। तो मुझे हमेशा वही लगता है कि हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि क्वेयर स्टोरीज, उनके नैरेटिव चेंज करने चाहिए, पर कैसे करें? जब आप ऐसी कुछ चीज़ें दिखाएंगे तभी वो चेंज होगा। जैसे मेरी मॉम अनपढ़ थी, बट मुझे ऐसा लगता था उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट जब मैंने उसको बोला, आई मीन उसका जो रिएक्शन था वो मेरे कुछ जो रिच फ्रेंड्स हैं जिनके माँ बाप बहुत पढ़े बड़े, उनसे भी नहीं उनको रिएक्शन मिला। तो मुझे लगता है ये हमेशा शिक्षा से विजडम नहीं आता है, वो आदमी के अंदर हमेशा होता है, जो प्यार होता है अपने बच्चों के लिए वही इनफ होता है, ये सब चीज़ें। एंड रोहन जी, जो क्वेयर समाज के लिए एक लोगों का मतलब एक बहुत ही, कितनी बार मैंने देखा है कि उसमें लोग डबल स्टैंडर्ड रहते हैं, मतलब ऊपरी तौर पे दिखाते हैं कि हम बहुत मानसिक तौर पे बहुत समृद्ध हैं और हम इन चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक चीज़ रहती है। और वो तो कितना बदलाव आप देख रहे हैं, क्योंकि आपकी भी एक जर्नी रही है इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए, क्वेयर समाज के लिए, आप कितना बदलाव देखते हैं? तो मुझे लगता है कि ये ना हमेशा रहेगा। कुछ लोग बहुत एक्सेप्टिंग होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं जो अभी उनके मतलब अभी 70 साल से भी ऊपर उनकी एज हुई है, उनके टाइम पे उन्होंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया था, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ कि अरे मैं ऐसा क्यों, और उनके घर वालों ने भी उनको एक्सेप्ट किया था। मतलब ये चीज़ें तभी भी होती थी पर लोगों के सामने नहीं आती थी, लोगों के सामने हमेशा स्ट्रगल, बिकॉज क्या होता है फिल्मों के लिए भी वही ड्रामा तो वहाँ पे ही है ना, यहाँ पे कहाँ पे ड्रामा है, तो वही दिखता है। बट ये सब चीज़ें पहले भी, एक्सेप्टेंस तभी भी था, ये लोग तभी भी अपनी लाइफ जी रहे थे, अपनी खुशी ढूंढ रहे थे, और हुआ है उनके लिए भी सब कुछ अच्छा। तो मुझे लगता है ये एक जो कुछ लोगों के लिए स्ट्रगल, एक्सेप्टेंस, ये सब कुछ लोग के लिए मुझे लगता है हमेशा, और वो कभी कभी मुझे लगता है पर्सनालिटी की भी चीज़ होती है ना। जैसे मेरे लिए खुद को एक्सेप्ट करना कुछ ये नहीं था, पर वो मे बी मेरी पर्सनालिटी भी थी, कुछ लोग के लिए होगा। सो वो मुझे लगता है वो हमेशा होगा। नहीं बिल्कुल, देखिए आप जो हैं, जैसे हैं, इंडिविजुअल हैं, बहुत यूनिक हैं, और सबसे पहले आप खुद को स्वीकार करें, खुद पर गर्व महसूस करें, तो वहीं से एक शुरुआत होती है। और आपकी फिल्म जो है अभी सनडांस में, मतलब मुझे लगता है कि बड़ा डांस होने वाला है, बहुत एक जश्न होने वाला है। एक पहली हमारी मराठी फिल्म और उस तरह से एक गौरव प्राप्त कर रही है, आपका क्या एहसास है, आप कैसा फील कर रहे हैं? मतलब ऑफ कोर्स बहुत ही खुशी है, मतलब जब हमको पता भी चला तभी हम लोग बहुत ही खुश थे। एंड एक अब ऑफ कोर्स नर्वसनेस भी थोड़ी है, क्योंकि इतने बड़े मंच पे पहली बार जा रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा नर्वसनेस है, बट खुशी भी बहुत ही है। और अभी एक्साइटमेंट इसकी है कि वहाँ पे जाके मुझे देखना है कि पूरी दुनिया वहाँ पे होगी। तो जब भी हम लोग का जो वर्ल्ड प्रीमियर है 26 तारीख को, तो वो थिएटर में पूरी दुनिया से लोग होंगे माशाल्लाह। तो वो लोग उस फिल्म को कैसे देखते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके बाद
क्या बातें होती है, क्वेश्चन एंड आंसर जो राउंड होने वाला है वहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सो वो सब एक्सपीरियंस करने के लिए मैं जी। एक्साइटेड हूँ। एंड हम देखते हैं कि इस सब्जेक्ट पर हमारे पास एक अलीगढ़ यस। एक ऐसी फिल्म है जो नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म है, जिस फिल्म में मनोज वाजपेयी जी ने इतना बहुत ही बेहतरीन काम किया है, तो वहाँ का कुछ रेफरेंस था या वहाँ से कुछ प्रेरणा थी? नहीं, क्योंकि मुझे एक तो मैं कभी भी फिल्म बनाता हूँ, मैं कभी भी दूसरे फिल्मों के इम्प्रेशन मुझे नहीं अच्छे लगता है। और एक्चुअली जब मैं फिल्म बनाता हूँ और जब मैं पिच करता हूँ ना, मुझे वही सुनने मिलता है कि अरे इसमें ये नहीं, उसमें वो नहीं, क्योंकि वो सब लोग जो दूसरे फिल्मों में क्या था इसमें नहीं है, क्योंकि ये मेरी फिल्म है, ये मुझे इसी तरीके से बतानी करनी है। है, हाँ। तो मुझे तो रेफरेंसेस और क्या है, जैसे ये स्पेसिफिकली ये फिल्म मेरे ही खुद के एक एक्सपीरियंस से थी। जब मैं गांव में था, मेरे डैड चले गए थे और 10 दिन के लिए मैं वहाँ पे था, उसके ऊपर जब बेस्ड है तो दूसरे फिल्मों का उसमें रेफरेंस आने की कोई ये ही नहीं थी, गुंजाइश ही नहीं थी। तो जो कुछ मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया और जो बचपन से मैं जब गाँव जाता था, वो जो मेरी मेमोरीज थी गांव में रहने की, वो सब यूज़ करके और वो 10 दिन वो सब यूज़ करके ही बनाया था। तो इट्स कम्प्लीटली। मेरे सिर्फ 2 सवाल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी आपके इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसा था ये, थोड़ा सा प्रोसेस कैसा था, और यहाँ पर इतनी बड़ी फिल्म फेस्टिवल तक पहुँचने का जो एक पूरी प्रक्रिया है वो कितना था, कैसा था? थोड़ा सा वो मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना भी एक बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। यस। जब मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी 2020 में नवंबर में, और उसके बाद मैंने जब मेरे मेन प्रोड्यूसर जो है नीरज चूरी, उनको जब दिखाई थी तभी उनको भी बहुत अच्छी लगी थी। और हम दोनों ने उसके पहले यू फॉर उषा, जो मैं फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म, वो हम लोगों ने उसके पहले एक साथ बनाई थी। उसके साथ हम काफ़ी इंटरनेशनल फेस्टिवल में गए थे और वो थैंकफुली उसको इंडिया में थिएट्रिकल रिलीज़ भी मिला था जनवरी 2020 में। सो जब हम लोग को फीचर फिल्म करना था और जब मैंने ये लिखी तो उनको भी ये बहुत अच्छी लगी थी। पर हम दोनों को तभी ये पता था कि ये फिल्म बनाने के लिए बहुत कठिनाइयाँ उसे जाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो आजकल देखने मिलती है फिल्में वो बिल्कुल भी वैसी नहीं, उसके ट्रीटमेंट में भी बिल्कुल वैसी नहीं है। तो वो हम लोग को पता था। और दूसरी बात ये थी कि मुझे फिल्म के लिए विजिबिलिटी उसी स्टेज से चाहिए थी। सो उसके लिए दूसरा एक ऑप्शन था कि लैब्स में, राइटिंग लैब्स में जाओ, फिल्म मार्केट में फिल्म लेके जाना। सो हम लोग वहाँ पे सबमिट करना 2021 से ही हम लोगों ने वो उस सब लैब्स में मार्केट में सबमिट करना चालू किया था। थैंकफुली सिलेक्शंस हुए काफ़ी। NFDC में सिलेक्ट हुई, फिर फिल्म लंदन में सिलेक्ट हुई, फिर वेनिस बिएनाले कॉलेज सिनेमा में हुई। सो ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे सिलेक्ट हुई, जिसके आपको बाद बजट्स वगैरह को लेकर के दिक्कत आई? हाँ, मतलब ये, पर ये सब जब चीज़ें हो रही थी और लोगों को जब ये फिल्म के बारे में पता चल रहा था, और ये स्क्रिप्ट स्टेज पे ही इस प्लेटफॉर्म पे जाना हाँ, वाज हाँ, तो थोड़े रास्ते खुल रहे थे। तो लोगों को पता चला था, लोग आ भी रहे थे। बट जिस तरीके से हमको फिल्म बनानी थी उसके लिए लोग रेडी नहीं थे, कि गाने नहीं है फिल्म में, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, ये नहीं है, वो जी, नहीं जी, है। जी। तो वो, बट हम लोग को ऐसी ही बनानी थी फिल्म। तो लोग आ नहीं रहे थे। बट फाइनली क्या हुआ कि जैसे मेरे प्रोड्यूसर और हमारे कुछ इंटरनेशनल फ्रेंड्स है जो क्वेयर कम्युनिटी से है, फाइनली जब मैंने उनको फिल्म की स्क्रिप्ट भेजी, उनको बहुत अच्छी लगी। तो एट द एंड एक्चुअली क्वेयर कम्युनिटी से ही लोग आए, उन्होंने हम लोग को फंड्स दिया और वो फिल्म बनी है। जी। सो उसके बाद That's फिर so sweet. या जी, जी। तो हम लोग शूट कर पाए फिल्म। और उसके बाद जब पोस्ट प्रोडक्शन की बात आई तभी नरेन और सिद्ध, जिनकी पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है, उन्होंने जब फिल्म, उनको भी अच्छा लगा तो वो पोस्ट प्रोडक्शन के वक्त आए। तो ऐसे ही कलेक्टिवली लोग आए और मैं और नीरज ये फिल्म कंप्लीट कर पाए उसके वजह से। सो आई मीन कठिनाइयाँ थी बट हमको पता था ये होगा पर यही करना है, वो था। और उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल तक जाना है फिल्म को लेके, वो भी था। थैंकफुली शुचि तलाठी, जिनकी गर्ल्स विल बी गर्ल्स ये पिछले साल सनडांस में थी, उन्होंने ये फिल्म देखी। वो एक्चुअली मेरे प्रोड्यूसर की फ्रेंड भी है। सो उन्होंने जब एडिटिंग स्टेज पे जब देखी, उनको बहुत अच्छी लगी फिल्म, और उन्होंने एक्चुअली हमारा इंट्रोडक्शन किया सनडांस के साथ। और तब वैसे सनडांस से जब फिल्म देखी, उन्होंने बोला हमको ये लॉन्च करनी है फिल्म। माशाल्लाह। ये मेरा आखिरी सवाल है, क्या लगता है, हम लोग बहुत टाइम से जो फेस्टिवल्स में जो फिल्में जाती हैं बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं और एक बहुत अच्छा हो जाता है, एक वर्ल्ड विश्व पटल पर वो उनको एक मंच मिलता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बीते बहुत सालों से हम ऑस्कर जैसा जो चीज़ है वहाँ ऐसा लगता है जा रहे हैं फिर चूक जाते हैं। मेरे हिसाब से लापता लेडीज़ एक बहुत अच्छी फिल्म थी। आपको क्या लगता है कि क्यों हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होता? आप खुद एक सोच प्रेरक फिल्मकार हैं,
हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आपको क्या लगता है? मतलब मैं तो नहीं बोल सकता कि क्या हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे जो जज है, जूरी है जो सिलेक्ट करती है, वो उनके क्या डिस्कशंस होते हैं, क्या किस चीज़ों के आधार पे वो सिलेक्ट करते हैं, वो उनको पता है। बट आई मीन मुझे लगता है कि मे बी एक दिन हो सकता है वो कि हमारी फिल्म फाइनल तक जाए और कुछ मिले। सो देखते हैं क्या होता है। जी, होपफुली होगा जल्दी, लेट्स सी। जी। तो आपने देखा, हमारी हिंदी में एक कहावत है कि जो गुदड़ी के लाल होते हैं वही कमाल करते हैं, और ये कमाल किया है रोहन ने। और मैं बहुत सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मेरे तमाम सवालों का इतने सब्र से जवाब दिया, और मैं आपके लिए बहुत दिल से खुश हूँ। मैं क्या, हमारा पूरा नेशन खुश है, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। आप ऐसे ही, और कहते हैं ना, एक से बढ़कर एक मुकुट हमारे देश पर आप सजाइए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।